राज्यसभा चुनाव की तारीखें आ गई है दोस्तों, और चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा मजेदार रहने वाला है इस बार। पर देखा गया कि ज्यादातर लोगों का इस चुनाव में इंटरेस्ट रहता नहीं है। कारण वही, ना कोई हल्ला, ना कोई रैली, और ना सड़क पर झंडा और पोस्टर, ना ही कोई कैंपेन। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यह चुनाव भी उतना महत्वपूर्ण है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लोकसभा विधानसभा का। इसकी भी असलियत बिल्कुल उल्टी है, जैसी दिखती है उससे 100% उलट। कई बार तो दिल्ली की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी इसी राज्यसभा चुनाव से ही शुरू होती है। किस दल की संसद में ताकत बढ़ेगी और कौन सा गठबंधन कमजोर होगा, इसके संकेत अक्सर इसी राज्यसभा चुनाव से ही मिलते हैं। इसी वजह से इस बार का राज्यसभा चुनाव और अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने 18 जून को 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक एक सीट पर उपचुनाव भी होगा, यानी कुल मिलाकर 26 सीटों पर मतदान होने वाला है। ये 24 सीटें 10 राज्यों में फैली हुई है। आंध्र प्रदेश की 4 सीटें, गुजरात की 4 सीटें, झारखंड की 2 सीटें, मध्य प्रदेश की 3 सीटें, राजस्थान की 3 सीटें, कर्नाटक की 4 सीटें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम का एक एक सीट पर चुनाव होगा। ये सभी सीटें जून और जुलाई में खाली हो रही है, क्योंकि इन सांसदों का 6 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कौन लोग जा रहे हैं, कौन आ सकते हैं, कहाँ चुनाव मजेदार है, कहाँ चुनाव फंस सकता है, कहाँ क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्या है पूरा गुना गणित, क्या है पूरा बीज गणित, सब समझाएंगे आपको, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है वीके सिंह और आप देख रहे हैं डिजिटली टॉक्स इंडिया। सबसे पहले आपको कुछ बड़े नाम बता देते हैं जिनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सबसे बड़ा नाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद खड़गे का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि मौजूदा विधानसभा गणित को देखते हुए उनका दोबारा राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। खड़गे इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी राजनीति में उनकी भूमिका और भी इम्पोर्टेंट हो गई है। दूसरा बड़ा नाम पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का है। जनता दल सेलर यानी JDS के संस्थापक और देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का कार्यकाल भी कर्नाटक से खत्म हो रहा है। उनकी उम्र 90 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन साउथ इंडिया की राजनीति में उनका प्रभाव अभी बना हुआ है। खास बात यह है कि अब JDS बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA का हिस्सा है, इसलिए उनकी अगली राजनीतिक भूमिका पर भी नजर रहेगी। गुजरात से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्य सिंह गोहिल का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। वे फिलहाल गुजरात से कांग्रेस के इकलौते राज्यसभा सांसद है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस की कमजोर स्थिति को देखते हुए इस बार उनका दोबारा चुनाव जाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो गुजरात बनने के बाद शायद पहली बार राज्यसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में YS जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस के 3 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद अब इन सीटों पर NDA का कब्जा होने की संभावना है। यानी राज्यसभा में YSR कांग्रेस की ताकत घट सकती है। झारखंड में एक सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी। गुरुजी झारखंड की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते थे और उनके निधन के बाद यह सीट राजनीतिक रूप से बेहद भावनात्मक और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खैर, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि राज्यसभा चुनाव आखिर होता कैसे है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। इसकी कुल अधिकतम सदस्य संख्या 245 है। इनमें 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में जनता सीधे वोट डालती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट करते हैं, यानी जनता अपने चुने हुए विधायकों के जरिए राज्यसभा सांसद चुनती है। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज है चुनाव का गणित। राज्यसभा चुनाव में जीत साधारण बहुमत से नहीं होती, बल्कि एक तय कोटा से होती है। इसका एक फॉर्मूला है, वो भी बताते हैं आपको। किसी राज्य में राज्यसभा की जितनी सीटें खाली है, उन पर राज्य के विधायकों की संख्या के हिसाब से वोट डाले जाते हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा पेचीदा लग सकता है, इसलिए एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए किसी राज्य की राज्यसभा की कुल 2 सीटें खाली थी। यहाँ विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या 90 है। एक सीट जीतने के लिए जरूरी वोटों की संख्या निकालने के लिए राज्यसभा की खाली सीटों में 1 जोड़ना पड़ता है, यानी यह संख्या 2 + 1 3 हुई। अब 90 को 3 से विभाजित करके
जिस पर 30 आता है। इसमें एक जोड़कर कुल संख्या 31 हुई है, यानी उस राज्य के एक राज्यसभा प्रत्याशी को जीतने के लिए 31 विधायकों के प्रथम वरीयता को मत चाहिए होगा। अब राज्यवार समझ लेते हैं इस बार नंबर गेम क्या हो रहा है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, यहाँ 4 सीटों पर चुनाव होना है। अब इन 4 में से 3 सीटें वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के पास है, जबकि एक सीट तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के पास है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद पूरा समीकरण बदल चुका है। 175 सदस्य विधानसभा में अब टीडीपी के पास 135 विधायक है, उसके सहयोगी जनसेना के पास 21 और बीजेपी के पास 8 विधायक है, यानी एनडीए के कुल विधायक 164 हो जाते हैं। दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस सिर्फ 11 सीटों पर सिमट गई है। यहाँ एक सीट जीतने के लिए 36 वोट चाहिए। कैसे? पहले खाली सीट यानी 4 में से 1 प्लस किए तो हो गए 5, उसके बाद कुल विधायकों की संख्या को 5 से विभाजित किया तो आया 35, अब उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36। ऐसे में एनडीए आसानी से चारों सीटें जीत सकता है, यानी वाईएसआर कांग्रेस की 3 सीटें सीधे खतरे में आ सकती है। अब गुजरात जाते हैं, यहाँ 4 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा में कुल 182 सदस्य है और एक सीट जीतने के लिए 37 वोट चाहिए। अभी बीजेपी के पास यहाँ 156 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 17। ऐसे में बीजेपी अब सभी सीटें जीत सकती है। कांग्रेस के लिए यहाँ सबसे बड़ा संकट यह है कि शायद गुजरात से उसका अब एक भी राज्यसभा सांसद ना बचे। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था शक्ति सिंह गोहिल के बारे में। अब कर्नाटक चलते हैं, यहाँ 4 सीटों पर चुनाव होना है और यही चुनाव सबसे दिलचस्प माना जा रहा है। 224 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस के पास 135 विधायक है, बीजेपी के पास 66 और उसके सहयोगी जेडीएस के पास 16 विधायक है, यानी एनडीए का आंकड़ा 82 तक पहुंचता है। यहाँ एक सीट जीतने के लिए 46 वोट चाहिए। इस गणित के हिसाब से कांग्रेस आराम से 2 सीटें जीत सकती है, क्योंकि उसके पास 135 विधायक है। एनडीए एक सीट आराम से निकाल लेगी, लेकिन चौथी सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है। अगर कांग्रेस अपने अतिरिक्त वोटों को ठीक से मैनेज करती है तो वह तीसरी सीट के लिए भी कोशिश कर सकती है। वहीं एनडीए भी क्रॉस वोटिंग या छोटे दलों के समर्थन से चौथी सीट निकालने की रणनीति बना सकता है। यही वजह है कि कर्नाटक इस चुनाव का सबसे दिलचस्प राज्य माना जा रहा है। चलिए अब राजस्थान चलते हैं। 287 विधानसभा में बीजेपी के पास 115 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 69, यानी यहाँ 3 सीटों पर चुनाव होना है और जीत का कोटा 51 है। इस हिसाब से बीजेपी 2 सीटें आराम से जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 1 सीट निकाल लेगी। अभी भी 3 सीटों में से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है, यानी यहाँ मौजूदा स्थिति में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा नामों को लेकर है। माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ से किसी बड़े चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। इससे आगे चलकर केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 230 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के पास 163 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 66। यहाँ 3 सीटों पर चुनाव होना है और जीत का कोटा 58 है, यानी बीजेपी आसानी से 2 सीटें जीत पाएगी और कांग्रेस 1 सीट निकाल लेगी। हालांकि बीजेपी चाहे वो जो रणनीतिक तौर पर तीसरी सीट के लिए भी कोशिश कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्रॉस वोटिंग और या आंतरिक समर्थन की जरूरत होगी। राजनीति में वो महावीर रही है, देखिए आगे क्या होता है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा कमलनाथ के नाम को लेकर है। अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो यह उनके राजनीतिक पुनर्वास के तौर पर इसको देखा जा सकता है। दिग्विजय सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार वो राज्यसभा के दौर में नहीं है। अब झारखंड के बाद यहाँ 2 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा में कुल 81 सदस्य है और जीत का कोटा 28 है। अब तक अब 1 सीट बीजेपी और 1 सीट जेएमएम के पास है। एनडीए गठबंधन के पास कुल 56 विधायक है, जबकि एनडीए के पास 24। अगर इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट रहता है तो वह दोनों सीटें जीत सकता है, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हुई या किसी सहयोगी ने साथ छोड़ा तो एनडीए 1 सीट निकाल सकता है। यहाँ दूसरी सीट खास इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ये सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी। अब छोटे राज्यों की बात मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होना है। यहाँ आमतौर पर स्थानीय गठबंधन और क्षेत्रीय समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। राज्यसभा के कुछ उपचुनाव के बाद भी लगे हाथ कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जो 1 सीट खाली है उस नेत्र सुनेत्रा अजीत पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई। उन्होंने बारामती विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद राज्यसभा सीट छोड़ी है। यहाँ बीजेपी का
पलड़ा यानी कि एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। तमिलनाडु में सीट सीवी समुगम के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, जहां माना जा रहा है टीवी के यानी कि थलापति विजय की पार्टी का खाता खुल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आखिर इन चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा। इस वक्त राज्यसभा में बीजेपी के पास करीब 113 सदस्य है, जबकि एनडीए का आंकड़ा लगभग 148 माना जाता है। राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245 है और 2/3 बहुमत के लिए 163 सदस्य चाहिए होते हैं। मतलब एनडीए अभी भी उस आंकड़े से लगभग 15 सीट दूर है। लेकिन अगर आने वाले चुनाव और उपचुनाव में उसे लगातार बढ़त मिलती रही तो वह राज्यसभा में भी बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है, जल्द पहुंच सकता है। यही वजह है कि इस चुनाव को सिर्फ नियमित प्रक्रिया नहीं बल्कि संसद के शक्ति संतुलन की लड़ाई भी माना जा रहा है। राज्यसभा में मजबूत संख्या का मतलब है कि सरकार बड़े कानून और संवैधानिक संशोधन ज्यादा आसानी से पास करा सकती है। इसलिए हर पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं गिन रही, बल्कि हर विधायक, हर अतिरिक्त वोट और हर संभावित क्रॉस वोटिंग पर नजर रख रही है। नजर हमारी भी है। जो भी अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।